चला जा मेरे हिंदुस्तान से, दफा हो। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले। गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। तो किस पिक्चर के डायलॉग को क्या चीज ग्रेट बनाती है कि मतलब कि हम उसे हमेशा याद रखें। अब भाई ये बात भी सच है कि सही तरीके से सही चीज लिखे होने के कारण हम विजुअल मीडियम की बजाय कम समय में ही सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिक होकर इसे डिफाइन करें तो काफी सारी बातें निकल आएंगी, जैसे कि कैरेक्टर क्या कुछ कहना चाहता है या फिर कई बातें रिवील करना चाहता है। लेकिन सबसे मेन बात किसी भी पिक्चर की ये होनी चाहिए कि डायलॉग्स कॉन्वर्सेशन की रियलिटी को कैप्चर कर सके। और ये बात डिफाइन करने के लिए काफी सारी टॉप रेटेड क्लासिक मूवीज पहले से ही है, जैसे कि पल्प फिक्शन, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन या फिर अपनी शॉशैंक रिडेम्पशन को ही ले लो। मगर मैं आज इन सब चीजों के ऊपर बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2007 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन फिल्म डॉन का एक बहुत ही बेहतरीन सीन आता है जहां पे दोनों प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट धुआंधार डायलॉग बाजी करते हैं। अब देखो ये मूवी अपने चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग लाती है, और ये बात बहुत ही रेयर केस की होगी कि अगर आपने नागार्जुन जी की मास और डॉन नंबर 1 नहीं देखी है और आज तक तूने वो फिल्म नहीं देखी, नहीं तो तुझसे बड़ा चूतिया कोई नहीं। मगर अभी के तौर पे हम सिर्फ राघव लॉरेंस सर की डायरेक्शन में बनी हुई डॉन नंबर 1 के इस सीन को डिकोड करेंगे काफी सारे एग्जांपल्स लेके कि क्यों यह सीन अनएक्सेप्शनली ग्रेट, एंटरटेनिंग और इंप्रेसिव है। बॉयज रिलैक्स रिलैक्स। अब देखो इस सीन को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जहां पे इस सीन की शुरुआत होती है। अब भाई अगर हम यहाँ पे मूवी की टाइमलाइन का ही ओवरव्यू ले ले तो कहानी के चले 1 घंटा हो चुका है। हमें मूवी के प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट के बारे में जानकारी हो चुकी है कि भाई हम ये जानते हैं कि कौन कितना खतरनाक है, किसमें ज्यादा स्वैग है, कौन ज्यादा डेंजरस है अपने मोटिवेशंस को लेकर। तो भाई जब मूवी का एंटैगनिस्ट राइट साइड से चॉपर से उतरता है और अपने सूर्या भाई लेफ्ट साइड में उसका इंतजार कर रहे हैं, जो कि मूवी का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होने वाला है, जहां पे दोनों पहली बार आमने सामने एक दूसरे से मिलने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन डायरेक्शन के बारे में बता दूं, ओवरऑल समझने में आसानी होगी। तो मेनली कंसिडरेबल तौर से स्क्रीन डायरेक्शन 3 तरीके के होते हैं, राइट और लेफ्ट, ऊपर और नीचे, एंड आगे और पीछे। अब इसे अगर और अच्छे समझोगे तो जब कोई कैरेक्टर कैमरा की तरफ बढ़ता चला आता है, किसी सीन की तरफ पास आता जाता है, तो इस बात से उस पूरे सीन की इंक्लूडिंग द परफॉर्मिंग कैरेक्टर की पावर, डोमिनेंस और एग्रेशन दिखता है। और ठीक इसी की उल्टी जगह जब कोई कैरेक्टर अपने सीन से दूर जाता हुआ दिखता है तो उससे उसकी वीकनेस नजर आती है, सिंपल भाषा में। और ठीक इसी तरह सिमिलरली जब कोई कैरेक्टर नीचे की तरफ देखता है, दैट रिमाइंड्स अस दैट दे आर वीक, और जब वो ऊपर की तरफ हाई अप होकर देखता है, दैट शोज अस हिज डोमिनेंस। और इस बात को अच्छे समझने के लिए इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल अपनी 2008 की दी डार्क नाइट का ये कॉन्फ्रंटेशन सीन आता है, जहां पे सबसे पहली बार जब गॉर्डन कमरे में आते हैं तो हमें ये सीन जोकर के पीछे से देखने को मिलता है, दैट शोज हिज पावर। फिर जब कैमरा जोकर पे आके शिफ्ट होता है तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे जोकर के पास गॉर्डन से ज्यादा कंट्रोल है। हमें यहाँ पे जोकर डार्कनेस में दिखता है, जिससे ये बात शो होती है कि वो फ्रेम और सोसाइटी से कितना डिटैच्ड है। और ठीक उसी की जगह गॉर्डन अपने सामाजिक पिंजरे में बंधा हुआ है। और मगर मेन बात, जब बैटमैन की एंट्री होती है तो उसी डार्कनेस में से वो निकलता है जिससे जोकर डिटैच था। और यहाँ पे हमें क्लियरली कुछ सेकंड्स के लिए देखने को मिलता है कि पावर्स किसके पास है। ऑब्वियसली बैटमैन के पास है, वो अपने पूरे पावर के साथ जोकर पे फिजिकल तौर से डोमिनेंस दिखा रहा है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही देर में दोनों कैरेक्टर्स इक्वल ग्राउंड पे होकर बात करना शुरू कर देते हैं, जिससे इसी जगह पे दोनों का लेवल एक ही हो चुका है, दोनों की फ्रेमिंग इक्वल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे नोलन गुरु ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैमरा के साथ खेला है। अब यहाँ पे कॉन्वर्सेशन कोई दूसरी ही चल रही है, यहाँ पे सही गलत की बात हो रही है। जोकर बैटमैन को रीड कर रहा है, उसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों की कॉन्वर्सेशन के शुरू में ही जोकर की फ्रेमिंग पोजीशन लेफ्ट साइड से शुरू होती है और बैटमैन की राइट साइड से। मगर धीरे धीरे फ्रेमिंग पोजीशन ठीक उल्टी हो जाती है। अब यहाँ पे जोकर राइट साइड में है और बैटमैन लेफ्ट साइड में। अब देखो सिनेमा में लेफ्ट और राइट साइड वाला फेनोमेना कोई नया नहीं है। अब हम अपने हमेशा लेफ्ट से ही राइट जाने वाले किसी भी प्रोसेस को सही मानते हैं। वो नेचुरल, नॉर्मल, पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव मूवमेंट होता है। समय लेफ्ट से राइट चलता है, अपनी ग्राफ की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ऐसी दिखती है, एवोल्यूशन की थ्योरी ऐसी चलती है। हम अपने बुक्स को लेफ्ट से शुरू करते हैं, अपने गेम प्लेस में भी लेफ्ट से ही कैरेक्टर शुरू होते हैं, या फिर कैरेक्टर की प्लेसमेंट या फिर कहानी शुरू होती है लेफ्ट साइड से, क्योंकि इस तरीके से स्क्रीन प्लेसमेंट को हम सही मानते हैं, हमेशा से ही। और यहाँ बात हमेशा कोई साइकोलॉजिकल तौर से ही नहीं, रिलीजियस तौर से भी हमें इसका असर देखने को मिलता है, जहां पे हमेशा लेफ्ट साइड में रहने वाले शख्स को बुरा और राइट में टेक प्लेस करने वाले व्यक्तित्व को सही माना
जाता है, लेकिन अपनी चीजों को दिखाने का तरीका ही तो कहानी की ओवरऑल इमेज की रचना करता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के दौरान एवेंजर्स लेफ्ट साइड से प्रोग्रेस करते हैं, राइट में जाते हैं, और ठीक उसी की उल्टी जगह थानोस और उसकी चांडाल चौकड़ी अनप्रोग्रेसिव तौर से राइट साइड से नेगेटिव इंपैक्ट देती है कि नहीं भाई ये सब गलत है, और इतनी सारी चीजों को खाली स्क्रीन डायरेक्शन से दिखा देना ही सही हो जाता है। और यहाँ पे बात हमेशा कोई मार्वल मूवीज की ही नहीं है, ऑलमोस्ट जितने भी पॉजिटिव कैरेक्टर्स वाली या अराउंड मूवीज हैं, अब वो चाहे तुम जस्टिस लीग की ये फ्लैशबैक वाला ही सीन ले लो, स्टार वॉर्स का ये वाला सीन मान लो, या फिर सेविंग प्राइवेट रायन जैसी मूवीज कोई क्यों ना ले लो, नेचुरल प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव कैरेक्टर्स की शुरुआत ऑलमोस्ट हमेशा लेफ्ट से ही होती है। और भाई जब इन्हीं सारी बातों के साथ जब फिरोज और सूर्या भाई का दोनों की मुलाकात के दौरान हमें दोनों कैरेक्टर्स के लिए फ्रेमिंग पोजीशन नीचे से ऊपर की तरफ दिखती है, जिससे ये पता चलता है कि भाई दोनों के पास पावर है। मगर फिर उसके बाद जब बातें इक्वल ग्राउंड्स पे दोनों की चालू हो जाती हैं, जहां फिरोज अपनी पावर्स का प्रमाण देते हुए सूर्या को सारी हिस्ट्री उसके बारे में बताता है, उसे एक्सप्रेस करता है कि उसकी पहुंच कहां तक ऊपर तक है, उसे सब पता है उसके बारे में। अब यहाँ पे दोनों की फ्रेमिंग पोजीशन तो सेम है, लेकिन जब सूर्या भाई फिरोज की कुंडली बताने लगते हैं तो टोटल पावर ऑटोमेटिकली फिरोज से सूर्या में शिफ्ट हो जाती है। और ये एक बात तो है कि वो उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो रखता ही है उसके बारे में। और सबसे मेन बात, जब नागा अर्जुन जी अपने डायलॉग्स को डिलीवर कर रहे हैं, उनके मूवमेंट पे ध्यान दो। सीन के वाइड एंगल जूम इन और जूम आउट होने के दौरान सूर्या भाई सीन के करीब आ जाते हैं और फिरोज पीछे ही रह जाता है। और इस सीन को देखते हुए मुझे एक बहुत ही बेहतरीन मूवी की याद आती है, अपनी 1941 की मूवी सिटीजन केन। अब देखो मैं यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, इस मूवी ने अपने समय के दौरान के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्रेमिंग पोजीशन को सेट किया है। अब यहाँ पे किसी कैरेक्टर के आगे या पीछे खड़े होने का यहाँ पे मतलब है, इससे ये बात जाहिर होती है कि किसके पास पावर है और किसके पास नहीं। यहाँ पे ये बात कोई हमेशा पैसे या रुतबे की नहीं है, बल्कि उस सिनेरियो की रियलिटी किस तरीके से मूवी कैप्चर करती है, ये बात बहुत ही बेहतरीन है। अब देखो इन सब बातों के साथ ठीक जैसे बात आती है इस मूवी की इस कॉन्वर्सेशन सीन की, जिसने अभी तक सबका दिल जीता हुआ है। किसी भी मूवी का कॉन्वर्सेशन सीन या डायलॉग तभी आइकॉनिक हो सकता है जब उसका पूरा एनवायरनमेंट उस डायलॉग के साथ उसे कॉम्प्लीमेंट करे। जगह की सिलेक्शन, स्क्रीन डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, बातों कन्वे करने के लिए कैरेक्टर और सिनेरियो का मोटिवेशन, ऑब्जेक्टिव, साउंड डिजाइन, मतलब कि ओवरऑल सारी चीजें परफेक्ट सिंक में परफेक्टली काम करनी चाहिए, जैसे कि कोई एक बैंड हो, तभी हम उससे एक 100% निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी भी मूवी का सबसे पहला और बड़ा गोल यही होना चाहिए कि वो हमसे कनेक्ट कर पाए, और अगर हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो वो हमारे किस काम की। और अपनी मूवी से कनेक्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है 12 इयर्स ऑफ स्लेव मूवी का। जब ये मूवी अपने ऑटमोस्ट एंडिंग पे होती है और सोलोमन गुलामी के दलदल से बाहर जा रहा होता है, तो वहां बग्गी पे बैठे बैठे हम कोई डायलॉग नहीं सुनते, बस उसकी शांति में उसके दर्द को महसूस करते हैं। और ये लॉन्ग टेक तब तक एंड नहीं होता जब तक सोलोमन पलके नहीं झपकाता। किसी मूवी से कनेक्ट हो जाना या फिर किसी सीन से कनेक्ट हो जाना ही उसे ग्रेट बनाता है। और ये बात हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफर करती है। जैसे कि मैं अपना थोड़ा पर्सनल हो जाता हूँ, पैरासाइट मूवी मुझे इतना क्यों पसंद आई, क्योंकि मैंने ये सब झेला है। घर में पानी घुस जाना, अपने काम के लिए झूठ बोलना और हालातों पे अफसोस करना, काफी सारे लोग इस बात से कनेक्ट करते हैं। खैर हम बात अभी यहीं तक रहने देते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपने सीखा ही होगा। और हाँ, मैंने फिर भी ज्यादा बहुत डीप में होके नहीं बोला हूँ, मगर फिर भी आपको एक आइडिया तो हो ही गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ चीजें इन सब बातों में ऐड करनी है तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर मैंने कोई पॉइंट या पर्सपेक्टिव छोड़ दिया हो या फिर मिस हो गया हो तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखिए कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुआ, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तुम्हारे तरह इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई हो तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।